राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के भूगोल विभाग में अध्ययनरत एम.ए. प्रवेश के विद्यार्थियों का मैं पुनः स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने समुद्र विज्ञान का जो टॉपिक है महासागरीय उच्चावच के बारे में पढ़ा। इसी टॉपिक को क्रम से आगे बढ़ाते हुए हम नितलीय उच्चावचों की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, नितलीय उच्चावचों का पढ़ेंगे। महासागरीय नितलीय उच्चावचों के बारे में बताया था। नंबर 1 महाद्वीपीय मग्न तट, नंबर 2 महाद्वीपीय मग्न ढाल, नंबर 3 महासागरीय गर्त या ट्रेंच जिनको खाई के नाम से भी जानते हैं, और नंबर 4 कटक के बारे में पढ़ा था। कटकों में विश्व का जो प्रसिद्ध कटक है वो मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जाना जाता है। अटलांटिक महासागर में उत्तर से दक्षिण तक ये विस्तृत है। और नंबर 5 महासागरीय मैदान या बेसिन। अगाध सागरीय मैदान बेसाल्ट से निर्मित संरचना है तथा समतल एवं सपाट स्थलाकृति विशेषता वाली स्थलाकृति है। अटलांटिक महासागर में सागरीय मैदानों की अपेक्षा कम विस्तार का कारण महाद्वीपीय मग्न तटों का अधिक चौड़ा होना है। अगर हम अटलांटिक महासागर के जो महासागरीय मैदान है बेसिन की बात करें तो अन्य महासागरों की तुलना में इस महासागर में बेसिन का विस्तार कम है। इसका बड़ा कारण है क्योंकि अटलांटिक महासागर का कटक है वो अधिक विस्तृत है। संपूर्ण महासागरीय तली पर सर्वाधिक विस्तार मैदानों का ही है। इनके कई उपविभाग हैं जो अनेक क्षेत्रीय नामों से जाने जाते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि समुद्र के अंदर नितल पर जो सामान्यतः सपाट स्थलाकृति वाली संरचना है वो महासागरीय मैदान या महासागरीय बेसिन के नाम से जानी जाती है। नंबर 6 जो महासागरीय बेसिन के बाद नंबर 6 पर जो आती है संरचना वो है अंतःसागरीय कैनियन। जैसा कि नाम से विदित हो रहा है कि महासागरों के अंदर होने के कारण जो ये कैनियन है उनको अंतःसागरीय कैनियन कहा जाता है। महासागरों के अंदर तट के सामने स्थित लंबवत कैनियन अंतःसागरीय कैनियन कहलाते हैं। महाद्वीपीय मग्न ढाल पर तीव्र ढाल वाली अंतःसागरीय कंदराएं या कैनियनों का निर्माण होता है। अंतःसागरीय कैनियन की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। पटल विरूपणी सिद्धांत। पटल विरूपणी सिद्धांत वस्तुतः भूगोल में भूआकृति घटनाओं की व्याख्या करने वाला महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसी प्रकार से दूसरा सिद्धांत है कैनियनों के बारे में भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत। नंबर 3 अंतःसागरीय घनत्व एवं तरंग सिद्धांत। नंबर 4 पंख तरंग सिद्धांत। विश्व में अनेक कैनियनों के उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। इन एग्जाम्पलों के बारे में आप पढ़ें। ये कंपटीशन एग्जाम के बारे में इनमें से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 7 गोयोट या अंतःसागरीय पठार। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि महासागरों के अंदर या सागरों में पहाड़ियाँ भी विस्तृत हैं और पठार भी विस्तृत हैं। पठार वस्तुतः पहाड़ियों के विपरीत उनका शिखर जो होता है पठारों का वो सपाट होता है, मेज के आकार का होता है। अतः हम कह सकते हैं कि समुद्र के अंदर अंतःसागरीय जो पठार होते हैं जिनका शीर्ष वस्तुतः सपाट होता है वो आपका गोयोट के नाम से जाना जाता है। महासागरों के अंदर सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गोयोट कहते हैं। ये वस्तुतः अंतःसागरीय पठार ही हैं। यह गहन सागरीय मैदानों पर यत्र तत्र पाई जाती हैं। अगली संरचना है समुद्री पहाड़ियाँ। ये जलमग्न पहाड़ियाँ
जिनके शिखर नितल से कम 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं, शीर्ष नुकीला होता है, आधार चौड़ा हो, समुद्री पहाड़ियाँ कहलाती हैं। विश्व में अगर हम देखें तो बहुत सारी पहाड़ियों के ऊपर कई द्वीप स्थित हैं जहाँ लोग भी रहते हैं। तट, सौल एवं भित्ति। अगली संरचनाएं तट, सौल एवं भित्ति। इनका निर्माण क्रम से अपर्दन, निक्षेप, जैविक प्रक्रियाओं द्वारा होता है। बैंक या तट सपाट छिछला महासागरीय भाग है। बैंक मुख्यतः महाद्वीप मग्न तट के ही रूप होते हैं, जैसे अटलांटिक महासागर में स्थित ग्रांड बैंक और डॉगर बैंक। अटलांटिक जो महासागर है वो आकार की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। इस महासागर में अगर हम देखें तो यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में डॉगर बैंक एक छिछला सागरीय क्षेत्र है जो मत्स्य पालन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से कनाडा और यूएसए के पूरब में ग्रांड बैंक स्थित है, यह भी मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। वस्तुतः सौल का निर्माण निक्षेपण द्वारा होता है। ये ऊपर से दिखाई नहीं देते हैं, अवरोधक के रूप में होते हैं और कई बार अवरोध के रूप में होने के कारण कई बार नौ संचालन के समय दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं। अगली संरचना है कोरल रीफ। वस्तुतः यह एक जैविक संरचना है जिसका निर्माण प्रवाल जीवों द्वारा होता है। प्रवाल जीव चूने पर निर्भर करते हैं। विश्व में अनेक द्वीप हैं जो प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। जैसे अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है। इसी प्रकार से अंडमान निकोबार के पास में वेरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप, ये भी आपके ज्वालामुखी के रूप हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों पर थोड़ा विचार करना और उनको थोड़ा सा देखना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर महासागरीय नितलीय उच्चावचों के बारे में पढ़ा। मैं दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि महासागरीय नितल जो होता है वो ठीक धरातलीय भाग की तरह अनेक विभिन्नताएं लिए हुए होता है। जिस प्रकार से धरातलीय भाग पर, पृथ्वी पर अनेक विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं, कहीं पर पर्वत, कहीं पर पठार, कहीं पर मैदान, कहीं पर खड्डे इत्यादि। ठीक इसी प्रकार से सागर नितलीय भाग पर भी अनेक विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं। ये विभिन्नताएं महासागरीय नितलीय उच्चावच कहलाती हैं। इन प्रमुख उच्चावचों में जो आते हैं उनमें मैंने बताया था महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गर्त, कटक, सागरीय मैदान बेसिन, गयोट, समुद्री पहाड़ियाँ, प्रवाल भित्ति, अंत्य सागरीय कैनियन इत्यादि नितलीय उच्चावचों के रूप हैं। एक चीज़ और मैंने आपको ध्यान दिलाई थी कि नितलीय उच्चावचों को प्रदर्शित करने के लिए हिप्सोग्राफिक कर्व बनाया जाता है, हिप्सोमेट्रिक कर्व बनाया जाता है, जिसको उच्चतामिति वक्र भी कहा जाता है। तो उच्चतामिति वक्र नितलीय उच्चावचों का प्रदर्शित करने के लिए बनाते हैं। अब यहाँ से आगे हम प्रत्येक जो महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, इनके बारे में जो नितलीय उच्चावच हैं मुख्य, उनके बारे में देखेंगे। एक मैं आपको थोड़ा सा वर्क दे रहा हूँ, इसमें एक प्रश्न लिखिए आप लोग। महासागरीय नितलीय उच्चावच क्या हैं? महासागरीय नितलीय उच्चावच क्या हैं? प्रमुख महासागरीय उच्चावचों की विवेचना कीजिए। महासागरीय उच्चावच क्या हैं? प्रमुख नितलीय उच्चावचों की विवेचना कीजिए। ये आपको थोड़ा सा लिख करके प्रैक्टिस करनी है, और जब अपना कॉलेज ओपन होगा, विधिवत रूप से सिस्टमेटिक तरीके से क्लास होंगी, उस समय इसको हम देखेंगे। अगली क्लास में
हम सबसे पहले अटलांटिक महासागर के नितली उच्चावचों के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक आप इसको थोड़ा किताब से पढ़ना, उच्चावच क्या होते हैं, कौन कौन से प्रमुख उच्चावच हैं, उच्चतामिति वक्र क्या है, इसके बारे में लिखें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।